हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के भौतिक रसायन का 5 लेसन जो है आपका पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग आज। तो चलिए बिना समय गए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए पृष्ठ रसायन, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कोलाइडी। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार होता है। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का होता है तो उसका शेप कितना होता है, उसका आकार कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, उसका राइट आंसर होगा उस कोलाइडी विलयन का कण होता है 10⁻⁻6 से 10⁻⁹ मीटर तक कोलाइडी कणों का आकार होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि 10⁻⁻6 से 10⁻⁹ मीटर तक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मेकर अर्थर विधि से किया जाता है। जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग किस धातु का निष्कर्षण मेक अर्थर विधि से किया जाता है, मेक अर्थर विधि से। तो इसका राइट आंसर होगा कि वो है आपका सिल्वर, यानी चांदी का निष्कर्षण, एजी का निष्कर्षण मेक अर्थर विधि से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होती है क्योंकि। लवण सेतु में पोटेशियम क्लोराइड KCl उसका हम उपयोग करते हैं बिकॉज। तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि K+ मतलब K जो होता है पोटेशियम वो धनायन और Cl जो होता है क्लोरीन वह आयन, आयनों के चालकत्व तो लगभग बराबर होते हैं। देखिए लवण सेतु में पोटेशियम क्लोराइड प्रयुक्त होता है बिकॉज यह जो पोटेशियम और क्लोराइड होता है वह आयनों के चालकत्व जो होता है वह बराबर होता है, इक्वल होता है, इसलिए लवण सेतु में पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, दूध है, दूध एक क्या है, दूध क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा दूध जल में परिक्षेपित वसा है। दूध जल में परिक्षेपित वसा है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यह जल में परिक्षेपित वसा है। अगला प्रश्न है, किसी गैस के ठोस सतह पर, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा किस पर डिपेंड करती है। तो इसका राइट आंसर होगा यानी गैस के ताप पर, गैस के दाब पर और गैस की प्रवृत्ति पर, यानी तीनों पर डिपेंड करता है, उपयुक्त सभी पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनम। प्लेटिनम, सोना, चांदी जितने भी यह है यह मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और जो संयुक्त अवस्था में धातु पाई जाती है वह यौगिक बनाती है, लेकिन यह सब नहीं बना पाते हैं, यह अम्लराज के साथ ही खुलकर बना पाते हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम। फिर देखिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज इज रियलिटी एब्सॉर्ब्ड बाय एक्टिव कोरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी SO2। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड यह एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, SO2 + O2 यहाँ पर एरो V2O5 यानी वेंडा पेरोक्साइड 2,5O2 है। तो इसका एक उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है, जो यह रिएक्शन दिया है तो यह किसका उदाहरण है। जो दिया है SO2 + फिर O2 है, ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो वेनेडियम ऑक्साइड बनाता है, V2O5 पेंटाऑक्साइड वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बनाता है और फिर ऑक्सीजन यह बनाता है। तो यह किसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि यह विषमांग उत्प्रेरण, यानी विषमांग उत्प्रेरण का यह एग्जाम्पल है, विषमांग। फिर देखिए अगला प्रश्न है, लोहा धातु के निष्कर्षण में प्रत्यारोपण की विधि में बनने वाली धातुमल की रासायनिक संरचना है। लोहा धातु का निष्कर्षण किया जाता है तो प्रत्यारोपण की विधि के द्वारा तो उसमें जो धातुमल बनता है वह धातुमल क्या होता है। तो इसके राइट आंसर होगा कि कैल्शियम सिलिकेट बनता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट बनता है। अगला प्रश्न है, मंड विधि द्वारा कौन धातु शुद्ध किया जाता है। मंड विधि के द्वारा किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा निकेल। निकेल का शुद्धिकरण मंड विधि के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सभी लेथेनाइड के लिए कौन सी निम्नलिखित ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है। सभी लेथेनाइड के लिए कौन सी निम्नलिखित ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है। तो इसका राइट आंसर होगा +3। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा +3। अगला प्रश्न है,
धातु आयनों की पहचान तथा मात्रात्मक आकलन के लिए अभिकर्मक प्रयुक्त होते हैं। धातु आयनों की पहचान तथा मात्रात्मक आकलन के लिए अभिकर्मक के रूप में क्या हम उसको प्रयोग करते हैं, प्रयुक्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कि EDTA, DMG एंड यहाँ अल्फा नीटो और फिर बी नेप्टोल, यानी इनमें से सभी। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्यूरिन उत्पन्न करता है? इनमें से जो है ऑप्शन में कौन प्यूरिन उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर होगा गुआनिन। गुआनिन जो है वह प्यूरिन उत्पन्न करता है, गुआनिन। फिर अगला प्रश्न है, द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण कहलाता है? द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण कहलाता है, वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पायस कहलाता है। द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण पायस कहलाता है। अगला प्रश्न है, ब्राउनियन गति का कारण है। ब्राउनियन गति का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कुलाइडिक अणु पर संघात। परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कुलाइडिक अणु पर संघात, जो कि ब्राउनियन गति का कारण है। अगला प्रश्न है, धनात्मक शॉल के स्कंदन के लिए सर्वाधिक प्रभावी पदार्थ। धनात्मक शॉल के स्कंदन के लिए सबसे प्रभावी पदार्थ क्या है? जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार, तो इसका राइट आंसर होगा K4FeCN6। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, यानी K4Fe और Cn का पावर होल बाय 6। अगला प्रश्न है, किसी आयन का स्कंदन प्रभाव डिपेंड करता है। किसी आयन का स्कंदन प्रभाव किस पर डिपेंड करता है? तो इसका राइट आंसर होगा संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टलाभ कोलाइड से भिन्न है। क्रिस्टलाभ जो है वह कोलाइड से किस प्रकार से भिन्न है, किस दृष्टिकोण से? तो इसका राइट आंसर होगा कणों के आकार में। कणों के आकार में जो क्रिस्टलाभ है वह कोलाइड से भिन्न है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कणों के आकार में। अगला प्रश्न है, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जेल। जेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जेल। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम उत्प्रेरक की अधिक सक्रियता का यह भी एक कारण है कि सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम उत्प्रेरक की अधिक सक्रियता का मतलब वो अधिक एक्टिव रहते हैं। तो उसका एक कारण है कि मतलब उसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा, उसका यह कारण है कि इसका अधिक बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जो प्लेटिनम उत्प्रेरक होता है तो उसका अधिक बड़ा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया, वह अधिक होता है। यही कारण है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। बिकॉज आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि जिलेटिन बर्फ के कणों का स्कंदन से रक्षण करती है। देखिए, आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है बिकॉज जिलेटिन बर्फ के कणों का स्कंदन से रक्षण करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एल्ब्यूमिन का स्वर्णांक जिलेटिन से अधिक परंतु स्टार्च से कम है। एल्ब्यूमिन का जो स्वर्णांक है वह जिलेटिन से आधा अधिक है परंतु स्टार्च जो होता है उससे कम है। तो गोंद का स्वर्णांक स्टार्च से कम परंतु एल्ब्यूमिन से अधिक है। तो इन द्रव स्नेही कुलाइडों में सबसे उत्तम रक्षी कुलाइड कौन है? तो इसमें सबसे अच्छा कुलाइड किसे माना जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा, उसे हम जिलेटिन को माना जाएगा, जिलेटिन को, क्योंकि इसका स्वर्णांक जो है वह अधिक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, जिलेटिन को। अगला प्रश्न है, उस प्रकरण को क्या कहते हैं? उस प्रकरण को क्या कहते हैं जिसमें किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलय पदार्थों के अणु और आयन पार्चमेंट झिल्ली से होकर बाहर निकल जाते हैं परंतु कोलाइड कण नहीं। उस प्रकरण को क्या कहते हैं जिसमें किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलय पदार्थों के अणु और आयन पार्चमेंट झिल्ली से होकर बाहर निकल जाते हैं परंतु कोलाइड नहीं कर पाते हैं? तो उस प्रकरण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अपोहन। उसे हम अपोहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला प्रश्न है, कोलाइडी विलयनों के अस्थायित्व के लिए डैश उत्तरदायी है। कोलाइडी विलयनों के अस्थायित्व को लेकर क्या उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर होगा कि कोलाइडी कणों का विद्युत आवेश और उनकी ब्राउनियन गति है, यह उत्तरदायित्व है कोलाइडी विलयन के उत्तरदायित्व होने के लिए, यानी अस्थायित्व को लाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि कोलाइडी कणों का विद्युत आवेश और उनकी ब्राउनियन गति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है,
बादल, कुहरा यानी कुहरा ओस जो होता है कुहरा, कुहासा द्रव गैस, कोलाइडी एरोसोल है। तो धूम किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? धूम जो धुआं होता है स्मोक, तो वह किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ठोस गैस, यानी ठोस में गैस का एक कोलाइडी कण है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठोस गैस। अगला प्रश्न है, द्रव विरोधी कोलाइडी कहलाते हैं। द्रव विरोधी कोलाइडी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वो अनुत्क्रमणीय कोलाइडी होते हैं। जो द्रव विरोधी होते हैं वह अनुत्क्रमणीय होते हैं, जिसे लायोफिलिक बोला जाता है। लायोफिलिक और लायोसल होते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, दूध एक उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा दूध पायस का उदाहरण है। दूध पायस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किस अभिक्रिया में उत्प्रेरक, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक मतलब उत्प्रेरक का कुछ कार्य होता तो देखिए किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। इसका मतलब कार्य है उत्प्रेरक का, वो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, फिर सक्रियण ऊर्जा जो होता है उसको घटा देता है, और अभिक्रिया के अंत में रासायनिक दृष्टिकोण से अपरिवर्तित वह रहता है। मतलब उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन वह उसमें काम नहीं करता, वह उससे रिएक्शन नहीं करता है उत्प्रेरक। तो यानी इसका सभी आंसर सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है? किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है? तो इसका राइट आंसर होगा कि संक्रमण धातुएं जो होती है वह प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है। ये संक्रमण धातु डी ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक है। तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक कौन है? जो ऑप्शन दिया है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाइमेज। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा निकेल यानी Na। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तेल के हाइड्रोजनीकरण करते समय किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो वो है आपका Na। इसमें भी निकेल यानी Na का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में Fe उत्प्रेरक के लिए वर्धक का कार्य करता है। देखिए हेबर विधि के द्वारा अमोनिया का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, यह बहुत अच्छी विधि है। तो इस निर्माण में Fe उत्प्रेरक के लिए वर्धक का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा एमओ कार्य करता है। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरकीय गुण प्राय दर्शाते हैं। उत्प्रेरकीय गुण क्या दर्शाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वह संक्रमण तत्व जो होते हैं वह उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट इसका हुआ पूरा नाम। तो अम्लीय KMnO4 द्वारा ऑक्सैलिक अम्ल C2H2O4 के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक है। अम्लीय KMnO4 द्वारा ऑक्सैलिक अम्ल, जो कि ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, इसका सूत्र है आपका, इसका ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र है C2H2O4 कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के लिए कौन से उत्प्रेरक है? इसमें किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें Mn और प्लस में 2 यहाँ पर धनायन है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी मैग्नीज और 2 गो धनायन यहाँ पर, क्योंकि यह त्याग करता है 2 गो धनायन, सो इस पर 2 गो धनायन आया है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, वर्धक मॉडरेटर वर्धक का कार्य होता है। वर्धक का कार्य क्या होता है? तो वर्धक का कार्य होता है कि उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ाना। यह उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, बी। अगला प्रश्न है, चेंबर विधि में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन की अभिक्रिया 2SO2 या जो कि गैस है और प्लस O2 यह भी गैस है, इसके बाद एरोसिन है 2SO3 बनाता है। तो किस उत्प्रेरक का व्यवहार किया जाता है? तो इसमें किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है इस अभिक्रिया में? तो इसका राइट आंसर होगा एनो का प्रयोग यानी नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लिसरीन की उपस्थिति में H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ग्लिसरीन की उपस्थिति में H2O2 का अपघटन मंद हो जाता है यानी वह धीमा हो जाता है। यहाँ ग्लिसरीन है, तो ग्लिसरीन किस पदार्थ के रूप में कार्य करता है? ग्लिसरीन जो कि अभिक्रिया की गति को मंद कर देता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि संदमक के रूप में यह कार्य करता है, संदमक।
अगला प्रश्न है एंजाइमों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कि एंजाइमों की उत्प्रेरक सक्रियता ताप एवं पीएच परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होती है। यह गलत है क्योंकि वह प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए 20 का कार्य करते हैं। प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए 20 के रूप में कौन कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आर्सेनिक के ऑक्साइड। आर्सेनिक के ऑक्साइड जो कि प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए 20 का कार्य करता है। अगला प्रश्न है पेट्रोल में अपस्फोटक रोधी कारक के रूप में थोड़ा टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है। पेट्रोल में अपस्फोटक रोधी कारक के रूप में थोड़ा सा उसमें टेट्रा एथिल लेड TEL मिलाया जाता है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करते हैं या इसलिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, ऋणात्मक उत्प्रेरक के कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे बढ़ाकर उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति बढ़ा देती है? जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन ऐसा है जो कि उत्प्रेरक की अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है? तो इसका राइट आंसर होगा सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा के अणुओं का अनुपात। सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा के जो अणु का अनुपात होता है वह उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम करता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करता है? ऑप्शन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित यानी अपने में ऑब्जर्व करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है हाइड्रोफिलिक क्लोराइड सॉल है। हाइड्रोफिलिक क्लोराइड सॉल कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टार्च विलियन जो कि हाइड्रोफिलिक क्लोराइड सॉल है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है धनावेशित सॉल है। धनावेशित सॉल कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रबल अम्लीय विलयन में जिलेटिन। प्रबल अम्लीय विलयन में जिलेटिन जो कि धनावेशित सॉल है। अगला प्रश्न है फिर स्व उत्प्रेरण में। स्व उत्प्रेरण में क्या होता है? तो स्व उत्प्रेरण में आपका प्रतिफल उत्प्रेरित करता है। स्व उत्प्रेरण जो होता है प्रतिफल को उत्प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ लायोफिलिक सॉल्ट बनाने में व्यवहार नहीं किया जाता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लायोफिलिक सॉल्ट बनाने में व्यवहार उसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा धातु का ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड बनाने में लायोफिलिक सॉल्ट का व्यवहार नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है किस प्रकार के उत्प्रेरक की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत में से की जाती है? किस प्रकार के उत्प्रेरक की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत से की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत से की जाती है। विषमांगी उत्प्रेरण की। अगला प्रश्न है निम्न में से किस धातु सॉल्ट के ब्रीडिंग ऑर्क विधि से नहीं बनाया जा सकता है? जो ऑप्शन दिया उसमें से कौन ऐसा धातु सॉल्ट है तो उसे ऑर्क विधि से नहीं बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि पोटेशियम को नहीं बनाया जा सकता है के। अगला प्रश्न है लेंगिम्यूर अधिशोषण समतापी अच्छी तरह कार्यशील है जहाँ लेंगबुर का जो अधिशोषण समतापी है वह अच्छी तरह से कार्यशील है, वहाँ पर वह कार्य करता है जहाँ पर क्या होता है तो वह राइट हैंड जहाँ पर एक परतीय अधिशोषण होता है। जहाँ पर एक परतीय अधिशोषण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ताजे अवक्षेप को कोलाइडल विलयन में बदला जा सकता है। ताजे अवक्षेप को कोलाइडल विलयन में किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा पेप्टाइजेशन के द्वारा। पेप्टाइजेशन के द्वारा बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण घटित होता है कहलाता है। मतलब वह पदार्थ जिसके पृष्ठ यानी सतह पर अधिशोषण की क्रिया घटित होती है तो वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अधिशोषक कहलाता है। वह ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अधिशोषक कहलाता है। अगला प्रश्न है अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऊष्माक्षेपी होती है। जो अधिशोषण की प्रक्रिया होती है वह ऊष्माक्षेपी होती है। अगला प्रश्न है अधिशोषण जिसमें अधिशोषक एवं अधिशोष्य मुक्त संयोजकता द्वारा संलग्न होते हैं कहलाते हैं। मतलब अधिशोषण जिसमें अधिशोषक और अधिशोष्य मुक्त संयोजकता के द्वारा संलग्न होते हैं यानी जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर रासायनिक अधिशोषण बोला जाता है। उसे रासायनिक अधिशोषण। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है रासायनिक अधिशोषण की अधिशोषण ऊष्मा भौतिक अधिशोषण ऊष्मा की अपेक्षा होती है। रासायनिक अधिशोषण का जो अधिशोषण ऊष्मा होता है तो वह भौतिक अधिशोषण की अधिशोषण ऊष्मा की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है या ज़्यादा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा कि वह अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि अधिक होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से उत्प्रेरक का लक्षण प्रकट करता है। जो ऑप्शन दिया है कौन है कि जो कि उत्प्रेरक का लक्षण प्रकट करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। जो उत्प्रेरक होता है वह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है
उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को किस तरह बढ़ाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सक्रियण ऊर्जा को घटाता है तो उसका दर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सक्रियण ऊर्जा को घटाकर। अगला प्रश्न है जैव उत्प्रेरक होता है। जैव उत्प्रेरक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि एक एंजाइम है। जो जैव उत्प्रेरक है वह एक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर होगा कणों के आकार पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है। अगला प्रश्न है उत्प्रेरक की अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है क्योंकि? उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है बिकॉज। तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि अधिशोषण अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है और अधिशोषण अभिक्रिया जो होता है वह सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आयोडीन चूर्ण। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि आयोडीन चूर्ण। आयोडीन चूर्ण ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है उत्प्रेरक के संदर्भ में असत्य है। उत्प्रेरक के संदर्भ में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है? तो इसका राइट आंसर होगा कि अभिक्रिया के अंत में इस संगठन एवं द्रव्यमान में अपरिवर्तित रहते हैं, जो कि यह गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है एंजाइम के संदर्भ में सही है। एंजाइम के संदर्भ में कौन ऐसा इसमें स्टेटमेंट दिया है जो कि ट्रू है? तो इसका राइट आंसर होगा कि एंजाइम के संदर्भ में जो ट्रू है वह सामान्यतः ए विषमांगी उत्प्रेरक होते हैं और क्रिया में अति विशिष्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो होता है वह अग्र यानी आगे एवं पक्ष यानी पीछे दोनों अभिक्रियाओं की दर को समान रूप से बढ़ाते हैं। दोनों अभिक्रियाओं की दर को समान रूप से यानी दाएं बाएं जो होता है अभिक्रिया दोनों को समान रूप से बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है सूक्ष्म विभाजित उत्प्रेरक अधिक प्रभावी होता है क्योंकि? सूक्ष्म विभाजित उत्प्रेरक जो होता है वह अधिक प्रभावी होता है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि अधिक सक्रिय केंद्र बनाते हैं, वह सबसे अधिक सक्रिय केंद्र बनाते हैं, इसलिए अधिक प्रभावी भी करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है एंजाइम के संदर्भ में असत्य है। एंजाइम के संदर्भ में कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है? तो इसका राइट आंसर होगा कि एंजाइम के संदर्भ में जो असत्य है ये किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। ये किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकते हैं जो कि गलत है क्योंकि एंजाइम किसी विशेष अभिक्रिया को ही यह प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में एंजाइम उत्प्रेरित कुछ जैव रासायनिक अभिक्रियाएं प्रयोगशाला की तुलना में 103 गुना तेज होती है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा तब क्या होगी? मानव शरीर में एंजाइम उत्प्रेरित कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होता है तो वह प्रयोगशाला की तुलना में 103 गुना मतलब हमारे शरीर में तेज हो जाता है। तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कि अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा जो होगा वो दोनों दिशाओं में अलग अलग डिफरेंट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है जब एक द्रव को प्रकाश के बीच से प्रवाहित करते हैं तो फैल जाता है, लेकिन फिल्टर पेपर से प्रवाहित करने पर कोई अवशेष नहीं बचता है तो वह द्रव है। जब एक द्रव को प्रकाश के बीच से प्रवाहित करते हैं तो वह फैल जाता है, लेकिन जो फिल्टर पेपर होता है उससे प्रवाहित करते हैं तो इसमें कोई अवशेष नहीं बचता है, तो वह द्रव क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा कोलाइडी विलयन। वह कोलाइडी विलयन है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है बादल निम्न में से किसका उदाहरण है? बादल निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा बादल द्रव का गैस में मिश्रण। द्रव का गैस में मिश्रण हो। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है ब्राउनी गति का कारण है। ब्राउनी गति का कारण क्या है? ब्राउनी गति का तो इसका राइट आंसर होगा कि ब्राउनी गति जो होता है वह परिक्षेपण माध्यम के कणों का कोलाइडी कणों पर निरंतर टकराव होता रहता है। ब्राउनी गति में ये परिक्षेपण माध्यम के में जो कण होता है उसका कोलाइडी कणों के साथ निरंतर यानी हमेशा लगातार टकराव होते रहता है उन दोनों के बीच में। 71 नंबर से आपका निम्न में से कोलाइडी कणों पर आकार होता है। निम्न में से जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कोलाइडी कणों का आकार होता है आपका 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक कोलाइडी कणों का शेप होता है, उसका आकार होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है? जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता है, वह टिंडल प्रभाव नहीं प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा शर्करा विलयन। शर्करा विलयन जो कि टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आपका। सी राइट होगा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है
द्रव स्नेही विलयन अस्थायी होता है क्योंकि, द्रव स्नेही विलयन अस्थायी होते हैं वह क्योंकि, तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि वह कणों पर आवेश के कारण, कणों पर आवेश के कारण द्रव स्नेही विलयन जो होता है वह अस्थायी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कणों पर आवेश के कारण होते हैं अस्थायी। अगला प्रश्न है सीएमसी पर सतह कण, सीएमसी पर सतह कण का क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कि सीएमसी पर सतह कण संगठित हो जाते हैं, संगठित यानी जुड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि संगठित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कोलाइडी पर उपस्थित आवेश को नष्ट करने हेतु किसे प्रयुक्त करते हैं। कोलाइड पर उपस्थित जो आवेश होता है तो उसे हम नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कि विद्युत अपघट्य का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि विद्युत अपघट्य का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है ब्रीडिंग अर्क विधि, ब्रीडिंग अर्क विधि द्वारा किसका कोलाइडी विलयन नहीं बनाया जा सकता है। ब्रीडिंग अर्क विधि जो है तो उसके माध्यम से किसका कोलाइडी विलयन हम नहीं बना सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कि Fe यानी लोहा का हम कोलाइडी विलयन नहीं बना सकते हैं, Fe का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है 0.73 ग्राम है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मिलाने पर बिना आयतन परिवर्तन के 200 ml मिलीलीटर धनात्मक सॉल्ट का स्कंदन होता है। इस कोलाइड के लिए ACl का अवक्षेपण मान है, देखिए ACl का दिया है 0.73 ग्राम ACl मिलाने पर बिना आयतन परिवर्तन के किसी विलयन में मिलाया जाता है ACl 0.73 ग्राम और उसमें आयतन परिवर्तन नहीं होता है और 200 मिलीलीटर धनात्मक सॉल्ट का उसमें स्कंदन हो जाता है। तो इस कोलाइड के लिए ACl का अवक्षेप मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कि अवक्षेप मान होगा 36.5 होगा अवक्षेप मान। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है कोलाइडो में व्यास का परास है, कोलाइडो में व्यास का परास कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कि कोलाइडो में व्यास का परास होता है 1 से 1000 नैनोमीटर तक। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मतलब 1 से 1000 नैनोमीटर nm तक। फिर देखिए अगला प्रश्न है स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, स्वर्ण संख्या सबसे कम किसकी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा कि स्वर्ण संख्या सबसे कम जिलेटिन में होता है, जिलेटिन में, यानी इसको गोल्डी संख्या बोला जाता है, गोल्ड संख्या, तो जिलेटिन में सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है कुहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है। कुहरा जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन से कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है या एग्जाम्पल बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा द्रव का गैस में विलय, द्रव का गैस में विलय कोहरा एक प्रकार का कोलाइडी विलयन का उदाहरण है, द्रव का गैस में विलय। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि द्रव का गैस में विलय। अगला प्रश्न है पेप्टीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें, पेप्टीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कि पेप्टीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अवक्षेप का कोलाइडल सॉल्ट में परिवर्तन होता है, अवक्षेप जो बनता है उसका कोलाइडल सॉल्ट में वो चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है निम्न में से हाइड्रोफोबिक कोलाइड है, जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन ऐसा ऑप्शन राइट होगा जो कि हाइड्रोफोबिक कोलाइड है, तो इसका राइट आंसर होगा सल्फर, सल्फर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अधिशोषण के दौरान 0 से कम होता है, जो ऑप्शन दिया है तो उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि अधिशोषण जब होता है तो उसके क्रम में 0 से वह कम होता है, तो इसका राइट आंसर होगा यानी AG, ASM और AS, यानी इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है, किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए सुरक्षित किया जा सकता है दूध को, तो इसका राइट आंसर होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड विलयन के द्वारा, फॉर्मेल्डिहाइड विलयन के द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित हम रख सकते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त, खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त पोटेशियम मेटासल्फाइड है, खाद्य संरक्षण में जो प्रयुक्त किया जाता है, उपयोग किया जाता है पोटेशियम मेटासल्फाइड का, तो वह एक प्रकार का क्या है, तो वह एक प्रकार का आपका बनता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, वह ऋणात्मक उत्प्रेरक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि वह ऋणात्मक उत्प्रेरक है पोटेशियम मेटासल्फाइड। अगला प्रश्न है
कौन सा कथन रसोवसन हेतु प्रयोज्य नहीं है? कौन सा कथन रसोवसन के लिए प्रयोज्य नहीं है, मतलब सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कि ए ताप से स्वतंत्र होते हैं। यह कथन आपका प्रयोज्य यानी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि ए ताप से फ्रीडम होते हैं, फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, फिटकिरी जल शोधित करती है। फिटकिरी जल शोधित करती है किस प्रकार से? तो इसका राइट आंसर होगा कि फिटकिरी जल शोधित करती है एल्युमिनियम जो कीचड़ को स्कंदित करता है। एल्युमिनियम से जो कि कीचड़ को स्कंदित करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, एल्युमिनियम जो कि कीचड़ को स्कंदित करता है। अगला प्रश्न है, भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं? भौतिक अधिशोषण में, अधिशोषण दो प्रकार का होता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण में गैस के कण पर यानी उसके सतह पर जो ठोस रहता है वह किस बल के द्वारा वह ज्वाइंट रहता है, वह बंधे रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा वांडर वाल बल से, यानी वांडर वालस बल जो होता है, जो कि आपके ग्रेफाइट में भी लगा रहता है। वांडर वालस बल यह बहुत कमजोर बल होता है, यही राइट आंसर होगा। और रासायनिक बल आपका रासायनिक अधिशोषण में होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? रासायनिक अधिशोषण में कितनी परत होती है? तो इसका राइट आंसर होगा रासायनिक अधिशोषण में एक परत होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि एक परत होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठोस के सतह पर जब गैस का अधिशोषण होता है तो उसके अंतर्गत कौन ऐसा कथन है, स्टेटमेंट है जो कि राइट नहीं बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि ताप बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि कथन यह जो है असत्य है, गलत है। ताप बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, लैंगिम्यूर समतापी किस परिकल्पना पर आधारित है? लैंगिम्यूर समतापी किस परिकल्पना पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा कि अधिशोषण स्थलों की कणों की अधिशोषित करने की क्षमताएं समतुल्य होती है, इसी पर आधारित है। अधिशोषण स्थलों की कणों की अधिशोषित करने की जो क्षमता होता है, उसका एबिलिटी होता है, वह समतुल्य होती है यानी बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, अधिशोषण सभी दिशाओं में उपयोगी है सिवाय, अधिशोषण सभी दिशाओं में उपयोगी है लेकिन कौन ऐसा है जैसे कि छोड़ने पर सिवाय? तो इसका राइट आंसर होगा समांगी उत्प्रेरण में, सिवाय समांगी उत्प्रेरण में अधिशोषण सभी दिशाओं में उपयोगी है लेकिन समांगी उत्प्रेरण में नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, सिलिकेट रिक्तियों में रंगीन आयन विकसित करके सिलिकेट गार्डन बनाते हैं, यह उदाहरण है। सिलिकेट रिक्तियों में रंगीन आयन विकसित करके, रंगीन आयन का उपयोग करके सिलिकेट गार्डन बनाते हैं, तो यह किसका एग्जाम्पल है? तो इसका राइट आंसर होगा अधिशोषण का, यह अधिशोषण का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, भौतिक अधिशोषण हेतु सही नहीं है। भौतिक अधिशोषण के लिए कौन ऐसा कथन है जो कि सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कि भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण ताप के साथ बढ़ता है, जो कि सही नहीं है। अधिशोषण ताप के साथ बढ़ता है। अगला प्रश्न है, ठोस के पृष्ठ पर यानी उसके सतह पर गैस के अधिशोषण के लैंगिम्यूर मॉडल में क्या होता है? ठोस की जो सतह होता है तो उस पर गैस का जब अधिशोषण होता है तो लैंगिम्यूर नामक वैज्ञानिक ने जो मॉडल दिया है तो उसमें क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि किसी दिए गए क्षेत्रफल पर टकराने वाले गैस का द्रव्यमान उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी दिए गए क्षेत्रफल पर टकराने वाले गैस का द्रव्यमान उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिर देखिए अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सॉल्व में टिंडल प्रभाव पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण हेतु सत्य है। किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण हेतु कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा कि निम्न ताप पर फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी असफल होता है। निम्न ताप पर फ्राइडलिक अधिशोषण जो होता है वह समतापी और अनसक्सेसफुल रहता है, यानी वो सफल नहीं हो पाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड द्रव से नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दूध, जो कि लायोफिलिक कोलाइड है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दूध एक पायस भी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण कोलाइड विलयन के आवेश से स्वतंत्र है? निम्न में से कौन सा गुण जो है कोलाइड विलयन के आवेश से वह फ्री रहता है?
तो इसका राइट आंसर होगा टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव जो कि कोलाइडी विलयन के आवेश से स्वतंत्र रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, टिंडल प्रभाव। अगला प्रश्न है, आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की गति कहलाती है। आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की गति को, उसके मोशन को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, AH2S3 के कोलाइडी घोल के स्कंदन में किसका स्कंदन प्रभाव अधिकतम होता है? AH2S3 यानी आर्सेनिक जो है और या सल्फर, तो इसके कोलाइडी घोल के स्कंदन में किसका स्कंदन प्रभाव सबसे मैक्सिमम होता है, अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा AlCl3। AlCl3 ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला प्रश्न है, कोलाइडी घोलों का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? कोलाइडी विलयन हो यानी घोल का इसका मतलब होता है विलयन। तो कोलाइडी घोलों का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कोलाइडी घोलों का शुद्धिकरण डायलिसिस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि डायलिसिस के द्वारा किया जाता है कोलाइडी का शुद्धिकरण। अगला प्रश्न है और यह आपका लास्ट प्रश्न है, पृष्ठ पर किसी सतह पर किसी आणविक स्पीशीज के केंद्रीकरण की घटना कहलाती है। किसी सतह पर पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीशीज के केंद्रीकरण यानी उसे एक इकट्ठा होने की घटना को, इस इवेंट को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अधिशोषण। उसे हम अधिशोषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। फिर देखिए अगला, तो फ्रेंड्स आपके जो यह 5 लेसन था भौतिक रसायन का पृष्ठ रसायन जो चैप्टर, यह बहुत ही आपका महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपके एग्जाम में इसमें से जरूर पूछता है। तो इसका जितना भी इम्पोर्टेंट था मैंने 103 बनाकर ऑब्जेक्टिव दे दिया। आप लोग अच्छी तरह से याद कर जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। जय हिंद, जय भारत।